आसमान में कड़कने वाली बिजली का भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं। कई लोग बोलते हैं कि वहाँ बिजली गिर गई इसलिए लोग मर गए, फलानी जगह बिजली गिर गई इसलिए इतने लोग मारे गए। बिजली कहीं नहीं गिरती, बिजली कभी गिरती ही नहीं है। एक शॉर्ट टाइम के लिए एक हैवी चार्ज प्रोड्यूस होता है। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है और नए क्लेवर के साथ नए चैप्टर्स चालू करेंगे आज अपन। आपके 10th क्लास में जो एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारे 90% काम रुक सकते हैं आज के टाइम में। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जिसे अपन मान के चलते हैं मोबाइल फ़ोन, वही चार्ज नहीं होगा। टीवी हम देख नहीं पाएंगे। लाइट हमारे जितने भी हम अगर घर में ध्यान से देखें तो 90% जो हमारे इक्विपमेंट हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। यानी बिना अगर इलेक्ट्रिसिटी के 10 दिन का कट या महीने भर का कट अगर हो जाए तो हमारी लाइफ मान के चलो स्टॉप हो सकती है। अल्टरनेट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का उतनी ही मैग्नीट्यूड के साथ आज के डेट में कोई नहीं है। हम भले ही हम सोलर से इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं लेकिन उतने मैग्नीट्यूड में हम नहीं ले पाते हैं। ये जो टर्म है इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, पहले हम ये समझें कि इलेक्ट्रिसिटी का मेन जो है ओरिजिन वो क्या है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें चार्ज को स्टडी करना है। और चार्ज कोई पार्टिकल नहीं है बल्कि चार्ज्ड पार्टिकल होता है। आप मेरे इस पॉइंट को समझिए, चार्ज अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है, कोई पार्टिकल जरूर चार्ज हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज डायरेक्ट अपने आप में कुछ नहीं है, चार्ज को कोई ना कोई कैरी करता है। यानी एक पार्टिकल है वो चार्ज को कैरी करता है, उसको अपन चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। और चार्ज की जो यूनिट जो हम लेते हैं बेसिकली वो कूलॉम में लेते हैं, जैसा कि कूलॉम में बताया था। अब बेसिकली इसके दो पार्ट हैं। एक होता है जब चार्ज रेस्ट में है, जैसे नॉर्मली चार्ज रेस्ट में जब होता है तो उसको अपन स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। यानी चार्ज जब मूव नहीं कर रहा है, तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि चार्ज आपका रेस्ट में है। जैसे अगर मान लो मैं कोई कॉम ले लूँ और अगर मैं उसको रब करता हूँ, अगर मेरे हेयर ड्राई हैं उस केस में क्या होगा, और उसके बाद अगर मैं पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर मैं देखता हूँ तो देखते हैं कि वो जो कॉम है बेसिकली वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब आपने देखा ये क्यों ये कॉम उन पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, बेसिकली ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ हम ये ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। एक आपका जो चार्ज है वो उस कॉम में क्रिएट हुआ है और जो आपका दूसरा चार्ज है वो बेसिकली पेपर में किसी फॉर्म में है। और हमको मालूम है कि हमेशा जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम क्या, अगर जैसा हमने कॉम को अपने हेयर पे रब किया, अगर क्या आपको लग रहा है कि अगर हम कोई मेटेलिक कोई सेम चीज़ ले लें या कोई मेटेलिक जैसे आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल होती है, क्या अगर उसको हम अगर हमारे अगर हेयर में हम अगर रब करें, क्या फिर पेपर पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हमको जो हमने कॉम में किया, कॉम में क्या हुआ, चार्ज एक जगह पे रेस्ट में है और इसलिए उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तब वो पेपर के उनके छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर पा रहा है। मेटेलिक में क्या होगा, चार्ज पूरे उस मेटेलिक स्केल में पूरे में स्प्रेड होगा। इस कारण अगर आपकी किसी भी मेटेलिक चीज़ से अगर ऐसे रबिंग करेंगे, वो किसी भी आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या पेपर पार्टिकल या जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब ये चार्ज बेसिकली है क्या, अगर आप देखें किसी भी एंड पे, भाई नॉर्मली चार्ज क्या होगा, चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है। यानी हम जो हमारे मटेरियल हैं, जो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, उसमें चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है। तो जब अभी मैंने बताया कि जब चार्ज रेस्ट में है तब वो स्टैटिक चार्ज है, तब हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। लेकिन जब चार्ज मूव करता है तब हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बेसिकली जैसे करंट वर्ड आपने सुना, हम करंट वर्ड कई जगह यूज़ करते हैं। कहीं पे हम बोलते हैं यहाँ पे पानी का करंट ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी में बिजली है। यानी पानी की जो फ्रिक्वेंसी है, जैसे कहीं पे आपने देखा होगा कि झरना है, मान लो कहीं पे कहीं वाटरफॉल है, वाटरफॉल से जब पानी ऊपर से बह के आता है तो इवन 1 फीट पानी में आप खड़े नहीं हो सकते, तब वहाँ पानी का करंट ज़्यादा होता है, पानी का फ्लो ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब है कि पानी का फ्लो ज़्यादा है। तो जब भी हम कहीं ये बताते हैं कि किसी सर्किट में करंट ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है कि चार्जेस ऑफ फ्लो ज़्यादा है वहाँ पर।
किसी भी सर्किट में, किसी भी उसमें, किसी वायर में करंट का मतलब है कि वहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर रहे हैं। जब चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। नॉर्मली हम करंट को आई से डिफाइन करते हैं, जो इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो एम्पियर है, आप सभी लोग जानते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो मान लो वायर हैं, एक वायर में और दूसरे और एक आपका दूसरा वायर है, सपोज एक वायर में 10 कूलम है और वो आपका 1 सेकंड के अंदर एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है। एक आपका दूसरा वायर है, सेम लेंथ का है, उसमें अगर 20 कूलम चार्ज है जो कि एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है। नेचुरल करंट किस में ज़्यादा होगा? 20 कूलम वाले में ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम टाइम में चार्ज का फ्लो एक वायर में ज़्यादा है, यानी उसमें जस्ट उससे डबल है। इसलिए हम जब करंट को डिफाइन करते हैं, आई को डिफाइन करते हैं, तो हम Q/T डिफाइन करते हैं, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, वही बेसिकली करंट है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। भाई नॉर्मली क्या है, चार्ज भी बेसिकली क्या है, चार्ज भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपने देखा होगा कि जब कहीं आर्मी है या कहीं कोई दंगा हो गया, किसी जगह पे दंगा हो गया और पुलिस अपनी फोर्स लेके पहुंची या आर्मी अपनी फोर्स लेके पहुंची, तो वो एक बोलते हैं कि चार्ज मतलब लाठी चार्ज करना है या कोई भी करना है, तो वो बोलते हैं चार्ज। उस चार्ज का मतलब ही है, ये चार्ज क्या है, ये बेसिकली एनर्जी फॉर्मेट में जितने भी ये जो उनके ट्रूप्स खड़े हैं और ये जिसके पास जो हथियार है उससे चार्ज चालू कर देते हैं, लाठी चार्ज चालू कर देते हैं। आपने कभी इन चीज़ों का हिस्सा बने, ठीक है ना, वहाँ कब कहाँ लाठी कहाँ पड़ जाती है पता नहीं चलता। तो मेरा मतलब ये है कि चार्ज भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं है, इसको कोई ना कोई कैरी करेगा, जो इसको चार्ज को कैरी करेगा वो चार्ज पार्टिकल है। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी वायर में जब मैं ये बोलता हूँ कि कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, तो भी आपका नेचुरल क्वेश्चन बनता है कि इंसुलेटर में क्यों नहीं पॉसिबल है। इंसुलेटर में भी चार्ज एक ही जगह टिक जाता है, यहाँ पे रेस्ट में रहता है चार्ज। उसका एक रीजन है, क्योंकि चार्ज को कैरी करने के, जैसे मैंने बताया कि चार्ज अपने आप में कहीं नहीं जाता, तो चार्ज को कोई लेके जाएगा, चार्ज को कोई मूव कराएगा, और उस चार्ज को मूव करने के लिए कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल होने चाहिए वहां पर। इंसुलेटर में क्या है, और आपके जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, नॉर्मली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर होते हैं, आप जानते हैं। जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब कंडक्टर हैं। और अब मैं बात करूँ आपका प्लास्टिक है, पॉलीमर है या वुडन है, ये सब आपके नॉन कंडक्टर हैं या इंसुलेटर्स हैं। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल अगर उसके स्ट्रक्चर में अपन जाएंगे, वो हायर क्लास में आप पढ़ोगे जब उसमें वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड की अपन बात करते हैं। हम वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की बात नहीं करेंगे, हमारे लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है किसी भी कंडक्टर में वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यानी किसी भी कंडक्टिविटी के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और जो आपके मेटल्स हैं उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इंसुलेटर्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब आधे से ज़्यादा लोग इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाते कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है या उसका क्या होता है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज एक आयरन की स्ट्रिप है। अब आयरन की स्ट्रिप है तो उसमें ढेर सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं, और हर एटम का अपना एक न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस की अपनी ऑर्बिट्स हैं, और उस हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली सपोज अगर 10 सेंटीमीटर की कोई आयरन की स्ट्रिप है, उसका मीनिंग ये है कि इस एंड का जो एटम है उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी पूरी 10 सेंटीमीटर की उस मेटेलिक स्ट्रिप में मूव कर सकते हैं, यानी वो इस चीज़ के लिए फ्री है। वो 10 सेंटीमीटर की जो आपकी मेटेलिक स्ट्रिप है उससे बाहर नहीं जाएंगे, यानी उस 10 सेंटीमीटर की, अपन जैसे ये कहें किसी शादी ब्याह में अपन कहीं जाते हैं और होटल में कहीं कमरा बुक करते हैं, और एक ही परिवार के 10-20 बच्चे हैं, तो वो अगर एक ही रो में सबने लाइन से घर लिया है, तो वो बच्चे पूरे उसमें क्या नाम जितने रूम्स हैं उसमें इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो अपन मान के चलें ये जो बच्चे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको एक परमिशन ग्रांटेड है कि भाई ये सब जो कोई हमारे चाचा है, कोई हमारा ताऊ है, कोई हमारे मामा जी हैं, इनके इधर अपन फ्रीली बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। वैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पे मूव कर सकते हैं, और इन्हीं की हेल्प मिलती है जिससे कि हमारा चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे जा पाता है। और किसी भी इंसुलेटर में, और या इसको और थोड़ा सा डीप में अगर आप समझें,
बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही क्यों आपके फ्री होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो बाइंडिंग एनर्जी है या जो बाउंड फोर्स है वो है ड्यू टू प्रोटॉन। और प्रोटॉन कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस दूर होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की, उतना वो वहाँ से फ्री है निकलने के लिए। तो आप अगर नॉर्मली भी देखेंगे तो जितने भी मेटल्स हैं वो जो आपके न्यूक्लियस हैं वो बड़े हैं, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं। इसलिए ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं वो आपके मेटल्स में पाए जाते हैं। फिर हम करंट की बात करते हैं। अब नॉर्मली अगर अपन बात करें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, भाई जैसे मान लो नॉर्मल कोई आपकी आयरन स्ट्रिप है, वो क्यों नहीं करंट प्रोड्यूस करती जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। नॉर्मल केस में वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक रैंडम मोशन में रहते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, यानी जिगजैग अपने रैंडम मोशन में रहते हैं। जब हम उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट किया, सपोज अपन ने प्लस टर्मिनल से एक को लिया, एक को नेगेटिव टर्मिनल से लिया, तो जैसे ही प्लस टर्मिनल मिलेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं। और जब मूव करके वो नेचुरल है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, और इधर का जो नेगेटिव है वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल फोर्स देगा। तब उसमें सर्किट में एक करंट का फ्लो होना चालू होगा। तो ये एक बेसिकली करंट का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और अगर इसको अपन एक्सप्लेन करके समझें तो नेचुरल करंट दो टाइप के होते हैं, एक को हम एसी करंट बोलते हैं, एक को हम डीसी करंट बोलते हैं। जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं, इसका डीप हमारे सिलेबस में नहीं है। एसी करंट का मतलब है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। या नॉलेज के लिए हम ये समझें, जितने भी हम जो सेल बैटरी में जो करंट स्टोरेज करके रखते हैं बेसिकली वो डीसी करंट होता है। और जो घर में हम बिजली के लिए यूज़ करते हैं वो जो करंट होता है हमारा वो आपका अल्टरनेट करंट है। अब एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे क्यों जाए। तो आपने देखा होगा कि सपोज जैसे मान लो आपके घर में नल लगा हुआ है, तो आपके घर में टंकी से पानी नीचे कब आएगा। क्या ये पॉसिबल है कि हम टंकी लगाएं फर्स्ट फ्लोर पे और नल लगाएं सेकंड फ्लोर पे उसका, तो क्या कभी सेकंड फ्लोर पे उसके फर्स्ट फ्लोर की टंकी की वजह से पानी आएगा, नहीं आएगा। पानी कहाँ आएगा, ग्राउंड फ्लोर पे पॉसिबल है। या आपको फर्स्ट फ्लोर पे नल में पानी चाहिए तो आपको टंकी कहाँ लगानी पड़ेगी, सेकंड फ्लोर पे लगाने पड़ेगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप यहाँ पानी के फ्लो के लिए किस चीज़ का डिफरेंस रख रहे हैं, हाइट का डिफरेंस रख रहे हैं। वैसे ही करंट को एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो होने के लिए करंट फ्लो नहीं हो रही, बेसिकली चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस रखना पड़ेगा। अगर दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम है तो करंट कहीं नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाने वाला, चार्ज कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सेल खरीदते हैं तो हम देखते हैं उस पर लिखा रहता है 1.5V। वो 1.5V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में। अब आपने देखा होगा कि कई जगह बैटरी के पॉजिटिव को हम बड़ा बनाते हैं और बैटरी का जो नेगेटिव है उसको हम छोटा बनाते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम कि ये पॉजिटिव का जो प्लस है इसको बड़ा क्यों बनाया जाता है टर्मिनल को, और छोटे वाले को छोटा क्यों बनाते हैं। बेसिकली जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा बनाया जाता है वो हायर पोटेंशियल पर है। अगर अपन बात करें कि अगर अपन ने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो बेसिकली जो बड़ा पॉजिटिव बनाया टर्मिनल वो +5 पर है और जो नेगेटिव वाला है वो आपका 0 पर है। या हम ये कहें कि ये 10 पर है तो फिर वो 5 पर है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ा डंडा बनाया जाता है डायग्राम में जब अपन बनाते हैं वो हायर पोटेंशियल पर रहता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका लोअर पोटेंशियल पे होता है। इसलिए करंट डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, जबकि करंट कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको और मिल गया कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव आपके करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इतना आप खाली याद रखें। यानी जब भी किसी सर्किट में करंट अगर फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो बेसिकली करंट डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को अपन और जैसे मैंने आपको क्लियर बताया कि करंट ज़्यादा का मतलब है चार्ज ऑफ फ्लो। अगर चार्ज ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा मीन्स उस पर्टिकुलर सर्किट में करंट ज़्यादा होगा। यानी करंट हम बोलते जरूर हैं लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड पर। इसलिए I को डिफाइन किया जाता है Q/T। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब 1 एम्पियर करंट तब होगा जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे चला जाए। यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड।
तो ये अपन इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर। बात समझ में आई? कूलॉम की यूनिट जो है वो आपकी चार्ज की यूनिट है, टाइम को हम नॉर्मली सेकंड में लेते हैं। तो ये एक मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। आगे अपन और इसमें डिटेल में देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, करंट को डिटेल में समझेंगे, और जब आई और वी को समझ लेंगे तब एक चीज टर्म आएगी बीच में, रेजिस्टेंस। उसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में समझते हैं कैसे अपन करेंगे। तो करंट का डेफिनेशन जब हम बिजली लोग नहीं जानते थे तब भी बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आती थी, और हम देखते थे कि काफ़ी पुरानी, यानी जब लोग कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस रात बिजली बहुत कड़की थी, और वो जो बिजली कड़की थी उसके बाद भी उनको वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन लेके गए थे उनके नंद बाबा, जो उनके पिताजी थे वासुदेव, वो उनको नंद बाबा के घर छोड़ के आए थे। तो जब हम बिजली का कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे तब से ही बिजली आसमान में कड़कती है, और आसमान में कड़कने वाली बिजली का भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं। कई लोग बोलते हैं कि वहाँ बिजली गिर गई इसलिए लोग मर गए, फलानी जगह बिजली गिर गई इसलिए इतने लोग मारे गए। बिजली कहीं नहीं गिरती, बिजली कभी गिरती ही नहीं है। एक शॉर्ट टाइम के लिए एक हैवी चार्ज प्रोड्यूस होता है, और वो जो हैवी चार्ज आसमान में जो प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली अर्थ में जाने के लिए एक मीडियम ढूंढता है, एक कंडक्टिंग मीडियम। और जब वो अर्थ की तरफ जाता है और जब कोई ह्यूमन बॉडी उसे मिल जाती है बारिश में, तो वो उसके थ्रू जाता है, जिससे हैवी चार्ज की वजह से उस आदमी की डेथ हो जाती है। बाकी बिजली कहीं नहीं गिरती, कभी नहीं गिरती। यानी एक हैवी चार्ज है जिसको हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती, हमारी बॉडी के थ्रू वो अर्थ में जाता है चार्ज, जिससे चाहे अगर वो किसी पर्सन के पास जाएगी उसकी डेथ होगी, किसी एनिमल्स के पास के थ्रू जाएगी उसकी डेथ होगी, या कोई और भी चीज़ आपकी होगी। यानी उसको एक कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए। इसलिए मैं आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जब भी तेज बारिश हो और अगर बिजली कड़क रही हो तो कभी भी आप कंडक्टिंग मटेरियल के नीचे ना खड़े हों। यानी अगर आप ओपन में खड़े हैं तो यू आर मोर सेफर, और अगर आप कहीं किसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए या किसी टीन शेड के नीचे खड़े हो गए, वहाँ आपकी जान जाने के खतरे और भी ज़्यादा हैं। और आप मिनिमम पॉसिबल एरिया लेके बैठ सकते हैं ज़मीन में, जब तक आपको कहीं कोई दूर दूर तक कोई मकान नहीं दिख रहा पक्का छुपने के लिए, तब तक आप मिनिमम पॉसिबल एरिया लेके ज़मीन में बैठ जाइए। आप सेफ रहेंगे, आपके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, या आपके थ्रू चार्ज ट्रांसफर के चांसेस कम होंगे। बिजली तो गिरती नहीं है वैसे। तो इस पूरे एपिसोड में हमने पूरे करंट के कॉन्सेप्ट को काफ़ी प्रॉपर तरीके से समझा कि बेसिकली किसी भी सर्किट में करंट जो है बेसिकली वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज है। ये आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। आप थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से, बड़ी कंसंट्रेट के साथ देखा, और आपके नेक्स्ट आने वाले वीडियो जो लीजेंड सीरीज़ के रहेंगे, लीजेंड लेक्चर सीरीज़ के रहेंगे, वो आप देखते रहिए। और अपने सिर्फ आप फिजिक्स को लर्न मत कीजिए, फिजिक्स को आप फंडामेंटली सीखिए, फंडामेंटली याद रखिए। जब भी आप फिजिक्स को फंडामेंटली याद रखेंगे आप कभी लाइफ टाइम उसे भूल नहीं सकते। फिजिक्स आपको बिल्कुल लाइफ टाइम याद रहेगी। थैंक यू वेरी मच। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर